राजनीति को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं और पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में देखेंगे। हम देखेंगे भी प्राचीन काल में पॉलिटिक्स किसको समझा जाता था, यानी राजनीति के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में हम बात करते थे। फिर मध्यकाल में राजनीति के बारे में किन किन चीजों के बारे में हम बात करने लगे। फिर आधुनिक काल में आपका राजनीति के बारे में किस तरीके से बात की जाने लगी। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक जो शब्द है, उस राजनीति शब्द का इस्तेमाल प्राचीन काल में कैसे किया जाता था, मध्यकाल में कैसे किया जाता था और आधुनिक काल में कैसे किया जाता था। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राचीन काल पे। तो प्राचीन काल में राजनीति का अर्थ किस तरीके से था, यानी कि राजनीति जो शब्द था, उस राजनीतिक शब्द को प्राचीन काल में किस तरीके से समझा जाता था। जैसे हम वर्तमान नेताओं के द्वारा जो पॉलिटिक्स होती है उसको हम राजनीति कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी क्या इसी तरीके से पॉलिटिक्स होती थी? प्राचीन काल में तो लोकतंत्र था ही नहीं, उस समय राजतंत्र था। तो उस समय पॉलिटिक्स हम किसे कहते थे? तो प्राचीन काल में सबसे पहले आप आ जाइए। यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस से लिया गया है। जैसे हम मानते हैं या हम जानते हैं कि प्रत्येक शब्द को हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, और हमने अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द था वो ग्रीक भाषा की पॉलिस कोई शब्द है ग्रीक भाषा का, उससे हमने पॉलिस को लिया और पॉलिस से पॉलिटिक्स कर दिया। तो यानी पॉलिटिक्स शब्द का मूल स्रोत क्या है? पॉलिस है। और पॉलिस शब्द हमने कहां से लिया है? ग्रीक भाषा से लिया है। तो ग्रीक भाषा में इस पॉलिस शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में इस पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर और राज्य। यानी प्राचीन यूनान में जो नगर और राज्य होते थे उनको पॉलिस शब्द बोलते थे। यानी पॉलिस, अभी हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम पॉलिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और चूंकि पॉलिटिक्स हमने पॉलिस से ही लिया है, यानी पॉलिटिक्स जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? पॉलिस से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पॉलिस जो शब्द है उसका मतलब क्या है। तो पॉलिस का मतलब क्या होता है? यूनान में, प्राचीन यूनान में पॉलिस शब्द का मतलब होता है नगर और राज्य। तो यानी जो पॉलिस जो शब्द है वो यूनान में नगर और राज्यों का सूचक होता था। यानी यूनान में नगर राज्य होते थे, उनके लिए क्या बोलते थे? वो पॉलिस है। जैसे हम भारत के लिए बोलते हैं, भारत एक राज्य है ना, तो यूनान में क्या थे? उस समय छोटे छोटे राज्य थे, जैसे उत्तराखंड हो गया, या छोटे छोटे राज्य थे, इस तरीके से छोटे छोटे कुनबे टाइप के थे, वो राज्यों में डिवाइड किए गए थे। तो उस समय उन राज्यों को सूचित करने के लिए पॉलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है? जैसे हम वर्तमान में बोलते हैं कि ये राज्य है, उस समय ऐसा नहीं बोला जाता था, उस समय बोला जाता दैट इज पॉलिस, ये पॉलिस है। तो इस तरीके से उनको सिंबल करके बोला जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई प्राचीन काल में जब नगर राज्यों को पॉलिस के रूप में जाना जाता था, तो प्राचीन काल में पॉलिटिक्स किस तरीके से थी? प्राचीन काल में इन नगर राज्यों में व्यक्तियों के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप होते थे वो सभी क्रियाकलाप राजनीति के दायरे में आते थे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। तो कुल मिलाकर के प्राचीन जो यूनानी छोटे नगर राज्य थे, उन छोटे नगर राज्यों में व्यक्तियों के द्वारा जो भी काम होते थे वो सभी काम पॉलिटिक्स के दायरे में आते थे। तो कुल मिलाकर के प्राचीन काल में पॉलिटिक्स को एक ब्रॉडर टर्म में समझा जाता था। उसके साथ ही साथ अगर हम पॉलिटिक्स शब्द की बात करें तो प्राचीन काल में अरस्तु वो पहले विचारक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल किया, और पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? अरस्तु को दिया जाता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल राज्य के लिए किया, और अरस्तु ने बोला कि राज्य सदजीवन की सिद्धि के लिए बनाया गया है। सदजीवन का मतलब कि लोगों की भलाई के लिए राज्य का अस्तित्व बना है, और राज्य लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करेगा वो सभी काम राजनीति के दायरे के अंतर्गत आएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने प्राचीन काल में क्या देखा? पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? प्राचीन काल में पॉलिटिक्स व्यक्तियों के द्वारा जो भी सभी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सभी काम को हम पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं मध्यकाल पे। क्या थी राजनीति? इसको समझ लीजिए। मध्य युग में राजनीति गिने चुने राजनेताओं, यानी गिने चुने राजनेताओं जो राजा के इर्द गिर्द होते थे, जो राजा के जो उसको सलाम मुसरा देते थे, उनको राजनेता बोला जाता था। दरबारियों, जो उसके दरबारी होते थे, जो उसकी मेन एडवाइजरी बॉडी होती थी। साथ ही साथ सामंत सरदारों और सेनापतियों मतलब जो युद्ध, राजा के लिए जो युद्ध करते थे, दूसरे क्षेत्र को जीतते थे, वो सेनापति भी क्या होते थे? ज्यादा पावरफुल होते थे। और वो सेनापति नवाब, कुछ नवाब होते थे, रईस होते थे, महंत और मठाधीश होते थे। मठाधीश मतलब कि जैसे एक तरफ तो मैंने बोला कि सामंतवाद का दौर था, दूसरी तरफ धर्म का बोलबाला था। धर्म का बोलबाला मतलब राजा किसकी आज्ञा मानेगा? पुजारी की। अब पुजारी को उस समय क्या बोलते थे? चर्च के पादरी या पोप।
ठीक है। तो सर्वोच्च कौन होता था मध्यकाल में? पोप। पोप क्या होता था? धर्म का प्रतिनिधित्व करता था पोप। तो यानी जो मंदिरों में जो पुजारी हैं, राजा भी उन्हीं का कहना मानता था मध्य युग में, यानी धर्म के पुजारी जो बोलेंगे वही होगा। तो इस तरीके से महंत, मठाधीश, समझ में आ गया होगा आपके महंत और मठाधीश किसे कह रहा हूं? उन्हें कह रहा हूं। तो इस तरीके से मध्य युग में कौन कौन लोग, किन किन लोगों के पास शक्ति थी? पोप के पास सत्ता थी, राजा के पास थी, साथ ही साथ दरबारी मंत्रियों और जमींदार सामंतों के पास भी। तो इस तरीके से मध्य युग में राजनीति को जो गिने चुने राजनेता होते थे, दरबारी होते थे, सामंत सरदार होते थे, सेनापति होते थे, नवाब होते थे, रईस होते थे, महंत और मठाधीश होते थे, उन सभी के क्रियाकलापों को राजनीति के दायरे में रखा जाता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रखा जाता था, क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास कुछ ना कुछ पावर थी। तो इस तरीके से जहां प्राचीन काल में राजनीति सभी व्यक्तियों के क्रियाकलापों के बारे में बात करती थी, या राजनीति का संदर्भ व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों से संबंधित होता था, वहीं मध्य काल में व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों से हट करके कुछ लोगों तक आकर के राजनीति सिमट जाती है। यानी वो जो लोग पावरफुल थे और वो जो काम करेंगे वही राजनीति का अंग होंगे मध्यकाल में। तो दरबारियों के क्रियाकलापों को राजनीति बोला जाता था। साथ ही साथ जो सामंत सरदार होते थे, सामंत सरदारों के क्रियाकलाप को राजनीति बोला जाता था। सेनापति होते थे, उनके क्रियाकलाप मतलब वो जो भी काम करते थे वो सभी काम राजनीति के दायरे के अंतर्गत आते थे। तो अब आपको नॉर्मली बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल में राजनीति समाज में व्यक्तियों के सभी सामाजिक संबंध या व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों को राजनीति के दायरे में रखा जाता था। वहीं मध्यकाल में व्यक्ति के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित न करके बल्कि कुछ लोगों के ही क्रियाकलाप, जिन लोगों के पास पावर थी या जो एलीट वर्ग में थे। अब एलीट वर्ग किसे कहते हैं हम? एलीट वर्ग उन्हें कहते हैं जिनके पास सत्ता है, जो ज्यादा पावरफुल है। एलीट मतलब अभिजात वर्ग। आप आगे भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा पढ़ोगे कि अभिजात, एलीट। तो इन सभी को एलीट वर्ग बोला जाता है। एलीट मतलब अभिजात वर्ग। अभिजात मतलब घर में दादाजी होते हैं ना, जब दादाजी होते हैं तो पापा का हुक्म नहीं चलता है, और जब पापा होते हैं तो फिर हमारा हुक्म नहीं चलता है। तो कहना किसका मानते हैं घर में? दादाजी का मानते हैं या फिर पापा का मानते हैं। तो दादाजी क्या हो गए? एलीट हो गए, बुजुर्ग हो गए, सर्वोच्च हो गए। तो उस समय सर्वोच्च कौन थे? ये लोग थे। पोप थे, राजा थे, दरबारी थे या मंत्री थे, सामंत सरदार थे, इस तरीके से थे। और साथ ही साथ जो जनसाधारण, अब जनसाधारण की श्रेणी में कौन लोग आते थे? जनसाधारण की श्रेणी में कृषक, मजदूर। तो इन लोगों के पास सत्ता नहीं थी, इसलिए ये लोग जो भी काम करते थे वो राजनीति के क्रियाकलापों में नहीं आता था। तो इस तरीके से मध्य युग में राजनीति को इस तरीके से हम लोग समझते हैं। अब आ जाते हैं हम आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में जो हम आधुनिक काल को 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक मान रहे हैं। अब आधुनिक काल में क्या होता है कि आधुनिक युग में आते आते राजनीतिक मानव जीवन की समस्त गतिविधियों से सिमट करके सार्वजनिक नीति निर्माण के बारे में की जाने लगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अब आधुनिक काल में इन लोगों की क्रियाकलापों से हटकर भी राजनीति मानव जीवन की समस्त गतिविधियों से सिमट करके, पहले तो हम जो काम कर रहे थे वो सारा राजनीति का पार्ट थी, लेकिन आधुनिक काल में आते आते उन सभी क्रियाकलापों को राजनीति के दायरे से हटा करके सिर्फ उन्हीं क्रियाकलापों को राजनीति के दायरे में रखा गया जिन क्रियाकलापों में सार्वजनिक नीति निर्माण की बात की जाने लगी। यानी सभी लोगों के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं या सभी लोगों के लिए जो कानून बनाने वाली संस्था है, उस कानून बनाने वाली संस्था को ही राजनीति के दायरे में रखा गया। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ सारे लोगों को राजनीति के क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जा रहा था, यहाँ कुछ लोगों को ही। अब यहाँ इन लोगों को हटा करके भी जो सभी लोगों के लिए नीति और नियम बनाने वाली जो संस्था है, जो कानून बना रही है, उस कानून बनाने वाली संस्था को ही राजनीति के दायरे में रखा गया। यानी कानून बनाने वाली जो संस्था थी उसके क्रियाकलापों को ही राजनीति के दायरे में रखा गया। उसके साथ साथ धीरे धीरे राजनीतिक शब्द का प्रयोग राजनीतिक संस्थाओं जैसे सरकार, विधानमंडल अथवा सार्वजनिक नीति का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब यह है कि हमने पहले बोला कि आधुनिक युग में राजनीति का प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? जो नीति निर्माण कर रहा है। अब नीति निर्माण अभी कौन कर रहा है वर्तमान में? हमारी विधायिका मतलब संसद की जो बॉडी है, उस बॉडी को ही आधुनिक काल में क्या माना गया? राजनीति के दायरे में रखा गया। साथ ही साथ इसके साथ साथ आधुनिक काल में राजनीति का जो प्रयोग है वो राजनीतिक संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। अब राजनीतिक संस्था का मतलब क्या है? राजनीतिक संस्था का मतलब यह है कि कोई भी देश किससे चलता है?
राजनीतिक संस्थाओं से चलता है। राजनीतिक संस्था में क्या है, पहले तो सार्वजनिक नीति निर्माण, ये एक संस्था है। सार्वजनिक नीति निर्माण का मतलब है कि नीति बनाने वाली एक संस्था है, कानून बनाने वाली एक संस्था है, कानून का पालन करवाने वाली दूसरी संस्था है, और कानून का पालन ना करने पर उसको दंड देने वाली तीसरी संस्था है। तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का प्रयोग जो कानून बनाने वाली संस्था थी उसी के बारे में किया जा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे आगे भी लोग बढ़े, फिर राजनीति का क्षेत्र और क्या हो गया, विस्तृत हो गया, और सिर्फ नीति निर्माण की संस्थाओं से हट करके बल्कि राजनीतिक संस्थाओं को राजनीति के दायरे में रखा गया। अब राजनीतिक संस्थाओं में कौन कौन सी आ जाती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो राजनीतिक संस्था में नीति निर्माण वाली संस्था का भी हम जिक्र कर रहे हैं, और नीति को लागू कराने वाली संस्था के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, और जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस उल्लंघन के रूप में दंड देने वाली संस्था के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के अब वर्तमान में राजनीति का क्षेत्र क्या हो गया, राजनीति का प्रयोग राजनीतिक संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। राजनीतिक संस्थाओं में जैसे हम जिक्र करते हैं, सरकार का जिक्र करते हैं, विधानमंडल मतलब कानून बनाने वाली संस्था, जैसे संसद। भारत में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। तो संसद को हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। तो सरकार, विधानमंडल, संस्थाएं, इतना समझ में आ गया। तो कहने का मतलब अब वर्तमान काल में राजनीति का जो प्रयोग है किस संदर्भ में किया जा रहा है, राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो भी क्रियाकलाप कर रही है वो क्रियाकलाप सभी राजनीति के दायरे में आते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये तो है आधुनिक काल में राजनीति का स्वरूप इस तरीके से रहा, लेकिन कुछ विचारक इससे सहमत नहीं है। कुछ विचारक बोलते हैं कि इसके अलग भी राजनीति है। तो इसके संदर्भ में जो कुछ विचारक अपने और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं उसमें हम मुख्यतः दो दृष्टिकोणों का जिक्र करते हैं। इसके अलावा कुछ विचारक बोलते हैं कि इसके अलावा भी राजनीति हो सकती है या इसके अलावा भी राजनीति है। तो इसके अलावा राजनीति के संदर्भ में दो दृष्टिकोण आते हैं। दो दृष्टिकोण मतलब दो प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं। पहला विचार, कुछ विचारक बोलते हैं कि राजनीति से तात्पर्य विशेष प्रकार की सत्ता के प्रयोग से है। राजनीति का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी विशेष प्रकार की सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी हमारे वो पावर को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है, राजनीति है। कुछ बोलते हैं कि इस तरीके से ये इसको राजनीति माना जाना चाहिए। और इस प्रकार का जो विचार देने वाले विचारक कौन है, मैक्स वेबर और हेरोल्ड लासवेल। मैक्स वेबर को नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। मतलब मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत के बारे में काफी खुलकर के बात की है। तो मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत का समर्थन करते हैं इस तरीके से। तो मैक्स वेबर बोलते हैं कि जब उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को क्या करता है, आज्ञा देता है और निम्न अधिकारी उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो उच्च अधिकारी क्या कर रहा है, अपनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है। किस पे कर रहा है, निम्न अधिकारी पे कर रहा है। तो इस तरीके से उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी के ये क्रियाकलाप राजनीति का पार्ट है। हमने दृष्टिकोणों की बात की ना, तो हमने कहा कि दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण क्या है, राजनीति से तात्पर्य विशेष प्रकार की सत्ता के प्रयोग से है। अब ये दृष्टिकोण कौन दे रहे हैं, दो विचारक दे रहे हैं, मैक्स वेबर और हेरोल्ड लासवेल। तो मैक्स वेबर किस तरीके से बोल रहे हैं, मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि जब उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को क्या करता है, ऑर्डर देता है, निम्न अधिकारी उसका कहना मानता है, तो उच्च अधिकारी सत्ता का प्रयोग कर रहा है ना, और किस पे कर रहा है, निम्न अधिकारी पे कर रहा है। तो इन दोनों की जो क्रियाकलाप हैं वो राजनीति का पार्ट है। वही लासवेल बोल रहे हैं कि शक्ति और सत्ता के प्रयोग करने की क्षमता क्या है, राजनीति है। लासवेल क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास शक्ति है और जो हमारे पास सत्ता है उसके प्रयोग, अगर उसका हम प्रयोग अगर कर रहे हैं तो वो राजनीति है। तो सेम वही वाली बात होगी जो मैक्स वेबर बोल रहा है। उच्च अधिकारी सत्ता पे बैठा हुआ है और उसके बाद पावर भी है और वो उसका प्रयोग कर रहा है, निम्न अधिकारी को ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यानी राजनीति क्या है, सत्ता के प्रयोग करने की क्षमता है। तो ऐसा कौन मान रहे हैं, ये दोनों विचारक मान रहे हैं। तो इस तरीके से आधुनिक युग में राजनीति के संदर्भ में कुछ और भी दृष्टिकोण पैदा हुए, जिसमें हम मैक्स वेबर और लासवेल का जिक्र करते हैं, जो बोलते हैं कि भाई राजनीति का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं से नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो हम जब उस सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी राजनीति के दायरे में आनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक काल में जो पनपता है राजनीति को लेकर के, वो क्या है
राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। पहला दृष्टिकोण तो यह है, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरे दृष्टिकोण वाले विचारक बोल रहे हैं कि यही राजनीति का पार्ट नहीं है, बल्कि जब दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको शांत कर रहा है, तो इन तीन व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप हो रहा है वो राजनीति का पार्ट है। अब ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोलने वाले विचारक कौन कौन से हैं? मिलर हैं, वासबी हैं और एलन बाल है। मिलर, वासबी और एलन बाल कहते हैं कि राजनीति का मतलब क्या है? जब दो व्यक्तियों के बीच संघर्ष हो रहा है तो उस संघर्ष का समाधान जो व्यक्ति कर रहा है और समाधान करने के बाद इन तीन व्यक्तियों के बीच जो क्रियाकलाप हो रही है वो क्रियाकलाप राजनीति के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से राजनीति के संदर्भ में तमाम प्रकार की दृष्टिकोण, इस प्रकार के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये राजनीति का स्वरूप हमने देखा प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में।